यहाँ पर एक एक शादी करना मुश्किल हो जा रहा है। इमरान खान साहब, भाई साहब क्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब 3-3 शादियाँ करके बैठे हैं, जानते हैं ना भाई साहब, 3-3 शादियाँ करके बैठे हैं। बुढ़ौती में भाई साहब जज्बा एंकर दिखे। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूएनओ का सेकंड लेक्चर का। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको जीके जीएस की क्लासेस दे रहे हैं और जिसमें हम आपको बीए बीएससी बीकॉम प्रिपरेशन 2022, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप भाई कोई वनडे एग्जाम हो या कोई भी CSSC हो गया आपका, कुछ भी, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, किसी कोई भी एग्जाम हो गया आपका, वनडे एग्जाम हो गया, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो जो भी हम आपको जीके बता रहे हैं सभी में जीके आपका पूछा जाता है। तो इसके लिए तो यूएनओ का हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम यूएनओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम पूरा डिस्कस कर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, महासभा के बारे में बता चुके हैं, यूएनओ के बारे में बता चुके हैं। तो महासभा के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिवाइज कर देते हैं। तो महासभा क्या था आपका, जनरल असेंबली था। क्या था, असेंबली था। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब, 1952 में ये बनकर तैयार हुआ था आपका महासभा। और उसमें प्रथम बैठक कब हुई थी, ये देखिए, प्रमुख कार्यालय था क्या, प्रमुख कार्यालय था आपका महासभा। यूएनओ का प्रमुख कार्यालय क्या था, महासभा था। 1952 में बनकर तैयार हुआ था आपका। 1952 में ही यूएनओ की प्रथम बैठक भी हुई थी महासभा में आपकी। फिर यहाँ तक हम आपको बताए थे यूएनओ क्या था। तो यूएनओ को हम क्या कहते थे, विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद। इन सभी चीज़ों पे हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं। और हम बताते हैं आपको, जो महासभा होता है, महासभा का जो सत्र चलता है, क्या नियमित सत्र चलता है प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे सप्ताह के मंगलवार से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दिसंबर के मध्य तक आपका चलता है। और देखिए, जो आपका महासभा का यदि सत्र नहीं चल रहा है, तो यदि जो सुरक्षा परिषद है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सुरक्षा परिषद आग्रह करेगा महासभा से कि आप सत्र बैठाइए, कुछ इमरजेंसी आ गई है विश्व में, यह इससे झगड़ा कर चुका है, जैसे रूस इस समय यूक्रेन से झगड़ा कर चुका है, मतलब वार हो चुका है, युद्ध हो चुका है, तो उस पर आप डिस्कस कीजिए। तो नियमित सत्र न रहे महासभा का, तब पर भी मतलब आग्रह करेगा आपका सुरक्षा परिषद, तो जो आपका महासभा है उसको बैठक आयोजित करनी पड़ेगी यूएनओ में आपकी। तो यहाँ तक हम आपको डिस्कस कर चुके थे। महासभा पूरा अच्छे से बता दिए थे कि यूएनओ का कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। और पहला था महासभा, सुरक्षा परिषद, फिर उसके आर्थिक सामाजिक परिषद, फिर उसके बाद प्रन्यास परिषद, फिर उसके बाद आपका था सचिवालय, उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था आपका। तो हम जिसमें एक डिस्कस कर चुके हैं। आज 5 जो बचे थे अंग आपके यूएनओ के, उनको हम डिस्कस कर देंगे, पूरा अच्छे से एकदम डेप्थ में डिस्कस करेंगे जितना भी बताए थे। तो यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जीके का, आप देखिए शुरू से सीक्वेंस से। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, करते हैं सुरक्षा परिषद यूएनओ का दूसरा अंग है आपका। क्या दूसरा अंग है। अब हम आपको यह भी बताए थे जो 6 अंग है आपके यूएनओ को, और जिसमें से 5 अंग है आपके, जो आपका महासभा होगा, सुरक्षा परिषद हो गया, और आपका आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, फिर उसके बाद आपका सचिवालय हो गया, और प्रन्यास परिषद। ये पांचों कहाँ पर स्थित है, यूएनओ को जो 17 एकड़ जमीन है, 39 मंजिले की इमारत है, इसी में आपका स्थित है। बट जो अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय, ये यूएनओ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं, क्योंकि यही पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ये चीज़ें बता चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल पर बात करते हैं। आज हम वीटो वूटो सब कुछ डिस्कस कर डालेंगे। वीटो पावर क्या होती है, इंडिया के पास क्यों नहीं है, और सभी के पास क्यों है, और कितने देशों के पास वीटो पावर है, और यूएनओ के कितने अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए सुरक्षा परिषद क्या होता है आपका, सुरक्षा परिषद देखिए ये मुख्य कार्यपालिका है यूएनओ का। देखिए कार्यालय कौन था, महासभा था, और कार्यपालिका कौन है, तो आपका सुरक्षा परिषद है। तो यूएनओ का मुख्य कार्यपालिका है क्या, यूएनओ का, तो यूएनओ का मुख्य कार्यपालिका कौन है, आपका सुरक्षा परिषद है। क्या सुरक्षा परिषद है। अब देखिए, और जो ये आपका ये है सुरक्षा परिषद है, ये यूएनओ का बहुत ही मुख्य अंग भी है। क्या जो यूएनओ है, यूएनओ का यह मुख्य अंग भी है। क्या तो आपसे पूछे यूएनओ का मुख्य अंग कौन सा है, तो आपको बताना है क्या, सुरक्षा परिषद है। क्या सुरक्षा परिषद। तो यदि आपसे पूछे यूएनओ का मुख्य मेन अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद है। इसी में आपका सभी देश आते हैं जो भी अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य हैं आपके, जिनके पास वीटो पावर है। तो यूएनओ का मुख्य अधिकार कार्यपालिका कौन सी है, सुरक्षा परिषद, ये याद रखिएगा। और मुख्य अंग कौन सा है, तो सुरक्षा परिषद है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य पर बात कर लेते हैं। कार्य जैसे आप बताए थे हम आपको, भारत का है, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है, उसी प्रकार जो आपका यूएनओ है, यूएनओ का क्या है आपका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र, आधिकारिक घोषणा पत्र है। तो जैसे संविधान है आपका, उसमें सब वर्णित है, तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका घोषणा पत्र में यह वर्णित है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, तो आपका सुरक्षा परिषद की है। जैसे आपका रूस और यूक्रेन के बीच का
क्या चल रहा है, आपका युद्ध चल रहा है। तो इसको कंट्रोल करना, इसको बैठाना कि युद्ध ना हो, किसी प्रकार से समझौता करा के इसको कंट्रोल किया जाए, या किसकी मतलब जिम्मेदारी है, या कौन करेगा, तो सुरक्षा परिषद करेगा। तो देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, तो आपका सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। यह बातें समझे कि नहीं, ये कार्य है इसका। तो सुरक्षा परिषद का मेन कार्य है क्या, मेन कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय रखना, क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, आपका सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी, और किसमें वर्णित है आपका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित है। किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित है। क्या, घोषणा पत्र में आपका वर्णित है आपका सुरक्षा परिषद। तो यह वर्णित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना किसका जिम्मेदारी है, तो आपसे पूछे प्रश्न कौन बताना है, आपको सुरक्षा परिषद बताना है। और इसीलिए देखिए जब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा और सुरक्षा बनाए रखेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं। क्या, दुनिया जो पूरी विश्व है, विश्व का हम पुलिस मैन किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। क्या, सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो इसी के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए आपके जो पुलिस होते हैं वह शांति बनाए रखते हैं और आपका सुरक्षा करते हैं पुलिस, तो उसे पुलिस मैन होते हैं, वही काम तो यही कर रहा है आपका सुरक्षा परिषद भी तो कर रहा है। वो विश्व में कर रहा है, क्या, पूरे विश्व में शांति बनाए रख रहा है और उसका सुरक्षा कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, आपका सुरक्षा परिषद। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं। क्या, दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं इसको। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए कि नहीं, दुनिया का पुलिस मैन हम किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। किसको, सुरक्षा परिषद को कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई कि नहीं। सुरक्षा परिषद कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं आपके, जिसे हम आपको बताए थे महासभा में आपके कितने सदस्य थे, 193 सदस्य थे। कितने, 193 सदस्य थे। तो वो पूरे यूएनओ के भी सदस्य थे आपके। तो 193वां देश कौन सा था, तो दक्षिणी सूडान था। कौन था, दक्षिणी सूडान था आपका। और उस पर यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे, तो हम आपको बता चुके 51 देश थे। 51वें पर कौन साइन किया था, पोलैंड साइन किया था। कौन, पोलैंड साइन करके आपका यूएनओ की स्थापना कर दिया था। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, हम आपको बता चुके 24 अक्टूबर 1945 को आपको यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद है, जो इसमें सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल है आपके। इसमें कितने सदस्य हैं आपके, कितने सदस्य, 15 सदस्य हैं। कितने, 15 सदस्य, अर्थात 15 आपके मेंबर्स हैं। कितने, 15 मेंबर्स, 15 सदस्य हैं। अब देखिए यहाँ पर बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य में से 5 जो सदस्य हैं आपके अस्थायी सदस्य हैं। कौन, 5 सदस्य कैसे हैं, अस्थायी सदस्य हैं। कैसे, स्थायी सदस्य हैं आपके। क्या, स्थायी सदस्य हैं, यही आप जानते होंगे। और जो 10 हैं आपके, जो 10 सदस्य हैं आपके, 10 सदस्य देश जो हैं आपके, 10 सदस्य जो हैं वह अस्थायी सदस्य हैं। क्या, यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं आपके। तो कौन है, अस्थायी सदस्य हैं आपके ये। तो अब देखिए जो आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये कितने, कौन कौन से हैं, तो यह बात आती है। इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछता है कि यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। इसकी ट्रिक हमारे पास बहुत लाजवाब है। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनको, इनके जो देश है वह नहीं याद करना है, जितना हमें जानना चाहिए इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो देखिए पहले 5 अस्थायी सदस्यों के हम नाम याद कर लेते हैं। क्या, उसकी ट्रिक आप लिख लीजिए। क्या ट्रिक लिख लीजिए, काफी में नोट करते हुए चलिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नोट करना जरूरी है भाई। तो देखिए ट्रिक करना क्या है, कार में बीएफ से, यहाँ बीएफ से मत ले लीजिएगा बॉयफ्रेंड। क्या, बॉयफ्रेंड मत लीजिए, याद करने का है, चाहे जैसे लीजिए, चाहे बॉयफ्रेंड लीजिए चाहे गर्लफ्रेंड लीजिए, इससे नहीं मतलब है हमें। तो कार में बीएफ, तो सी से क्या हो जाएगा, तो देखिए सी से क्या हो जाएगा आपका, चाइना हो जाएगा। क्या, चाइना, सी जिनपिंग पगला एकदम। तो ए से क्या हो जाएगा, अमेरिका आपका। क्या, अमेरिका हो जाएगा। फिर रस से, आर से, तो रसिया हो जाएगा। क्या, रसिया मतलब रूस। तो इसमें जो आपका रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है। बी से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। क्या, ब्राज़ील हो जाएगा आपका। और एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या, फ्रांस हो जाएगा। तो फ्रांस हो गया। अब देखिए जो आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, वह कौन कौन से हैं, तो कार में बीएफ, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, फ्रांस हो गया। कौन कौन से हो गए, तो कार में बीएफ, चाइना, रसिया, अमेरिका और ब्राज़ील, फ्रांस आपके। अब देखिए बात आती है, ये इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर है। अभी आपको वीटो पावर के बारे में बताते हैं। वीटो पावर क्या है आपकी, एक निषेधात्मक शक्ति है। क्या है, निषेधात्मक शक्ति है। यही 5 के पास सिर्फ वीटो पावर है। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ को, इनके पास वीटो पावर नहीं है। जितना इनके पास पावर है उतना इनके पास पावर नहीं है आपका। तो देखिए अब देखिए बात आती है, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं आपके, इनका निर्वाचन कौन करता है। ये तो भाई साहब निर्वाचित है, अच्छे से पहले से ही पड़े हुए हैं, न तो इनको कोई हटाएगा न तो इनको कोई लाएगा। इसमें ऐड हो सकते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में, नए देश आकर इसमें ऐड हो सकते हैं, बट ये निकल नहीं सकते हैं इसमें से। तो देखिए आपके, देखिए जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वह कौन कौन से हैं, लेकिन हम वो नहीं जानेंगे कौन कौन से, हम ये जानेंगे इसका निर्वाचन कौन करता है। क्या, निर्वाचन, ये निर्वाचित कैसे होते हैं। जैसे आप जानते होंगे तो वर्तमान समय में जो भारत है वह यूएनओ का 2 वर्ष के लिए
2 साल के लिए आपका अस्थायी सदस्य है, ये आप सुने होंगे। तो देखिए इनका निर्वाचन कौन करता है, तो देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो आपका महासभा होता है क्या, महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से आपका 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। अब हम आपको बताए थे महासभा में कितने देश होते हैं आपके, 193 देश। कितने, 193 देश। हमने कहा था महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से आपका पारित होगा, मतलब वहां पर निर्वाचित किया जाएगा 2 वर्ष के लिए, कोई भी देश रहे जो इसे, मतलब इसमें जो चाहेंगे 193 देश जो चाहेंगे, 193 देश की जो इच्छा है कि हम इसी को अस्थायी सदस्य के रूप में आपका यूएनओ का सदस्य बनाते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में, तो वही आपका इसमें आएगा। तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका निर्वाचन कौन करता है, तो महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए इसमें निर्वाचन किया जाता है अस्थायी सदस्य का। तो अस्थायी सदस्य का निर्वाचन कौन करता है, तो देखिए 2/3 बहुमत का मतलब क्या है, 2/3 बहुमत कीजिए 193 का मतलब पूरे 2/3 कीजिए, तो लगभग से कितने देश मानने चाहिए, 96 या 97 देश यदि मानते हैं कि हाँ हम इस देश को, मान लीजिए कोई भी देश है, मान लीजिए आपका भारत हो गया क्या, भारत, तो भारत के समर्थन में यदि आपका 93 97 या 96 97 देश आ गए कि हाँ हम भारत को यूएनओ का अस्थायी सदस्य के रूप में मानते हैं, तो वह जो भारत है वह आपका यूएनओ का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़ जाएगा। और वर्तमान में भारत भाई साहब 2 वर्ष के लिए आपका, भारत जो है आपका अस्थायी रूप में है, तो भारत जो है आपका 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में है आपका क्या, अस्थायी सदस्य के रूप में। और देखिए अस्थायी सदस्य भी बहुत ही मेहनत से बना था। कैसे, बहुत ही मेहनत से बना था। इसमें क्या चाहिए आपको, तो 2/3 बहुमत चाहिए। अब इसमें एक हो जाता है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान हो जाता है, और एक होता है चाइना, क्या चाइना हो जाता है। ये सूरत है एकदम, पाकिस्तान तो मानेगा नहीं कि भारत यूएनओ का सदस्य बनेगा, पाकिस्तान तो तरीको नहीं जाएगा कि भारत यूएनओ का सदस्य बने या अस्थायी सदस्य बने या अस्थायी सदस्य बने। और एक है चाइना, क्या चाइना, ये तो ससुरा एको परसेंट नहीं मानता है कि भारत आपका यूएनओ का सदस्य बने, क्या यूएनओ का सदस्य बने। तो लेकिन तब पर भी क्या हुआ, भारत जो है वह 2 वर्ष के लिए आपका अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनओ का सदस्यता लिया हुआ है 2 वर्ष के लिए। तो देखिए ये एक दिन आएगा, यह भी नहीं मान रहा है। देखिए भाई साहब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे ये 193 देश हैं, लेकिन इसमें से जो 5 है ना, 5 का मानना जरूरी है कि हाँ हम अस्थायी सदस्य के रूप में इस देश को आपको सम्मिलित कर रहे हैं। तो ससुरा चाइना नहीं मानता है, इसी के कारण आपका भारत जो है वह अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया था, लेकिन बन गया है इस समय वर्तमान में 2 साल के लिए। और कुछ वर्षों के बाद आपका जो भारत है वह यूएनओ का अस्थायी सदस्य भी बन जाएगा। भारत जो है क्या, भारत जो है, कैसे नहीं मानोगे भैया सी जिनपिंग भाई, कैसे नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मानेंगे एक दिन, जब मार खाएंगे ससुर के नाती ही रहे तब मान जाएंगे। तो भारत कुछ वर्षों में, आने वाले वर्षों में जो भारत है आपका वह आपका अस्थायी सदस्य के रूप में मिल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ आशा है हमें। आशा नहीं, सबको मतलब मिल जाएगा। जब इस समय आपका अस्थायी सदस्य बना हुआ है, फिर उसके बाद एक दिन आएगा वह अस्थायी सदस्य बन जाएगा। लेकिन थोड़े थोड़े खचराई करते हैं, एक पाकिस्तान करता है आपका, यह भी आपका यूएनओ में है, लेकिन यह ना तो अस्थायी सदस्य है ना अस्थायी सदस्य है, लेकिन चाइना जो है वह अस्थायी सदस्य के रूप में है। तो एक समय आएगा भारत भी आपका अस्थायी सदस्य यूएनओ में रहेगा। तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिक्स रहेगा आपका। तो यहाँ तक आप बातों को समझ गए कि नहीं। यदि आपको अस्थायी सदस्य बनना है मतलब यूएनओ का, तो आपको महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए आपका निर्वाचन किया जाएगा। और उसमें से कितने देश मानने चाहिए, 96 से या 97 देश आपको मानने चाहिए, तभी वह देश आपका मतलब अस्थायी सदस्य के रूप में आप आएंगे। तो यहाँ तक हमें आशा है कि आप बातें समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, थोड़ा आगे बात करते हैं, यहाँ तक पहले नोट कीजिए। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में जितने भी देश हैं उनका एक वोट है, क्या है उनका एक वोट है, क्या तो सुरक्षा परिषद में जितने भी देश हैं, क्या सुरक्षा परिषद में जितने भी देश हैं 15 देश हैं, तो 15 देश का एक वोट है, क्या हम आपको वोट के बारे में बता चुके हैं, तो आपको बता चुके हैं। तो देखिए इनका क्या है, सुरक्षा परिषद की जितने भी मतलब देश हैं तो उनका क्या है, एक वोट है, क्या एक वोट है। जैसे हम आपको बता ही चुके हैं, क्या एक कोई भी निर्णय होगा तो उसमें वोटिंग होगी, कौन कौन से देश मान रहे हैं, कौन कौन से देश नहीं मान रहे हैं, क्या उसके समर्थन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो यह है आपकी वोटिंग है, क्या वोटिंग है। जैसे आप वोट खुद देने जाते हैं तो आप समर्थन करते हैं, तभी आपको उसको वोट देते हैं। तो वोट देते हैं मतलब जानते ही वोट का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या है, जो भी सुरक्षा परिषद में देश है उनका क्या है, एक वोट है, वो वोट देते हैं अपना। अब देखिए बात कीजिए यहाँ पर, देखिए निर्णय होगा, क्या मान लीजिए किसी भी प्रक्रिया का निर्णय हुआ, मान लीजिए रसिया हो गया आपका, यूक्रेन हो गया, क्या रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है। अब बात आई कि मान लीजिए मानते हैं हम कि यूएनओ ने कहा जो रसिया है वह यूक्रेन के प्रति क्या कर रहा है, बहुत ही आर्थिक मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोहन कर रहा है, उनका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब यंत्र नुकसान कर रहा है। तो यह मतलब बात हुई कि हाँ रसिया जो है यूक्रेन का वह मतलब नुकसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो बहुत से देश होंगे जो आपका सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, इसमें से क्या होना चाहिए, जो 9 देश है सहमति से मान जाए, क्या 9 देश जो है वह 9 देश क्या है सहमति से मान जाए कि हाँ जो है रसिया आपका उसका विद्रोहन कर रहा है, उसका खराब कर रहा है, सभी चीज़ें जो भी बनाई गई हैं सभी चीज़ें मतलब नुकसान कर रहा है उसका। तो यह 9 देश मानने चाहिए। लेकिन जो उसमें से 5 देश हैं आपके ना, 5 देश जो अस्थायी सदस्य के रूप में है वो अभी मानने चाहिए। लेकिन ससुरा तो खुद ही देखिए, रसिया खुद ही क्या रोज खुद ही आपका
अस्थायी सदस्य है, यूएनओ का क्या अस्थायी सदस्य है। तो जो पांचों में है वो सभी को सभी मानने चाहिए, तभी आपका कोई मान लीजिए वही मुद्दा नहीं है भाई साहब, वही मुद्दा का नहीं ले रहे हैं आप, रसिया यूक्रेन के बीच कोई भी मुद्दा हो या कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें यदि कोई निर्णय होगा तो उसमें 15 में से 9 यदि सहमत है, क्या 15 में से जो भी 9 यदि सहमत है, कितने 9 यदि सहमत है तो वह निर्णय मान लिया जाएगा। बट यदि यही पांचों सहमत होने चाहिए उस 15 में से, लेकिन यदि पांच यह भी सहमत होने चाहिए और 4 जो है वो भी सहमत होने चाहिए। लेकिन यदि ये इसमें से एक भी यदि नहीं सहमत हुआ, क्या इसमें से पांचों में से यदि एक भी नहीं सहमत हुआ तो वह प्रक्रिया में यदि 15 में से 14 वोटिंग हुई है, क्या 15 में से 14 वोटिंग हुई है और इसमें से जो अस्थायी सदस्य है यदि इसमें से चाइना नहीं माना है तो जो वह आपका प्रक्रिया या निर्णय हुआ है वह विफल हो जाएगा, क्या वह विफल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बातें समझे कि नहीं, हमने क्या कहा, यदि कोई भी प्रक्रिया है जिसमें वोटिंग होगी आपकी, इसमें जितने भी सदस्य हैं उनका एक वोट है आपका। अब यदि कोई प्रक्रिया हो, ये कोई घटना हुई, उसके प्रति एक वोटिंग होगी कि यह गलत हुआ कि ऐसा ही हुआ, तो उसके समर्थन में यदि आपका 9 देश भी आ गया, क्या 9 देश भी आ गया, तो 9 सदस्य यदि आ गए तो उसमें क्या है वह निर्णय सफल हो जाएगा। बट अब वहाँ पर शर्त आती है कि यह पांचों मानने चाहिए, कि यह पांचों यदि मानते हैं उन 9 में से तभी वह क्या होगा, निर्णय सफल होगा। और यदि इसमें से एक भी ने कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तो यदि इसमें से एक भी कह दिया नहीं मानते हैं और उसमें से ऊपर से 14 देश मान चुके हैं, क्या 14 देश मान चुके हैं, यदि इसमें से अस्थायी रूप सदस्य के रूप में यदि पांचों में से एक भी नहीं माना तो जो वह निर्णय हुआ वह विफल हो जाएगा, क्या वह विफल हो जाएगा। और इसी ताकत को हम क्या कहते हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं उसी मतलब निषेध शक्ति को जो मना कर दिए उसी शक्ति को हम वीटो पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। तो यहाँ तक आप बातें समझे कि नहीं, हम क्या हमने कहा वह सब चीज़ लिख दी हमने। कोई भी प्रक्रिया हो या कोई भी मतलब निर्णय हुआ तो उसका जो भी मतलब वोटिंग होगी उसमें 15 में से 9 यदि सदस्य सकारात्मक रूप से मतदान कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से, कोई मतलब किसी के प्रेशर में आकर नहीं, क्या किसी के प्रेशर में आकर नहीं, तो मतलब सकारात्मक रूप से आराम से यदि उनका मन है तो भाई वोटिंग करेंगे, नहीं माने तो नहीं वोटिंग करेंगे। तो सकारात्मक रूप से मतदान होना आवश्यक है। और उसमें से जो पांचों है ना, पांचों अस्थायी सदस्य हैं उनका मानना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्या बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यदि हाँ तो यदि वह भी मान गया तो भाई से वो तो हो जाएगा। लेकिन यदि वह निर्णय हो गया और 15 में से 14 देश मान चुके हैं, क्या कि 15 देशों में से 14 देश मान चुके हैं, और यदि उसमें से एक जो अस्थायी सदस्य है, चाहे अमेरिका ना माना हो, चाहे रसिया ना माना हो, चाहे ब्राजील माना हो, चाहे फ्रांस आपका ना माने, इसमें से एक देश यदि नहीं मानता है तो जो 15 देश माने हैं उनका सब विफल हो जाएगा, क्या विफल हो जाएगा। तो इसी पावर को जो मतलब इसमें से नकार दिए या देश माने, लेकिन यहाँ पर एक देश के न मानने से वह जो आपका निर्णय हुआ वह विफल हो गया, क्या वह विफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो जो यह मतलब पावर है, मतलब निषेध किया, इन्होंने मना कर दिया, इसी पावर को हम कहते हैं वीटो पावर, क्या वीटो पावर। तो वीटो पावर किनके पास है, इन्हीं पांचों के पास है, क्या इन्हीं पांचों के पास है आपका वीटो पावर है, क्या वीटो पावर है, क्या वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या है, एक निषेध शक्ति है, क्या निषेध शक्ति है, मना करने वाली शक्ति है, निषेध शक्ति है आपका, क्या निषेध शक्ति है, निषेधात्मक शक्ति है आपका, क्या निषेधात्मक शक्ति है। और किनके पास है ये आपके, तो इसके पास है, क्या आपके 5 के पास है। अब देखिए जो मुद्दा है आपका, जो मुद्दा आपका पीओके का है, क्या पीओके का है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच है आपका पीओके का मुद्दा है। यह पाकिस्तान लेके चला गया, कहाँ पर लेके चला गया, यूएनओ में लेके गया, यूएनओ में। अब देखिए इसका निर्णय हुआ, मान लीजिए निर्णय हुआ तो यह पक्ष में आया किसके, मान लीजिए इंडिया के पक्ष में आया, जो पीओके है भाई वो इंडिया का है, इंडिया का है। अब देखिए जो इसमें से 5 है ना, ये 5 है। अब इसमें से भाई साहब चाइना बेटा, मतलब चाइना का जो रखेल है, जो रखेल कहते हैं वो कौन है आपका भाई साहब, पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान, ये सभी के भाई साहब हम भी जानते हैं। तो देखिए जो इंडिया है, चाइना का रखेल कौन है भाई साहब, तो पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान है, और जो मतलब यह चाहता है, चाइना चाहेगा कि जो पीओके है वो पाकिस्तान में जाए, क्या पाकिस्तान में जाए। लेकिन यदि ये 15 देश में से 14 देश मान गए, क्या 14 देश मान गए और चाइना नहीं माना, क्या चाइना नहीं माना, तो ये भाई अस्थायी सदस्य है, इसके पास वीटो पावर है, ये कर देगा मना, कर देगा वीटो पावर लगा देगा, क्या वीटो पावर लगा देगा। और जहां पर वीटो पावर लगा तहां पर जो भी निर्णय हुआ वो विफल हो जाएगा, क्या वहां पर निर्णय विफल हो जाएगा। यदि 14 माने हैं और 14 में से यदि एक नहीं माना या चाइना नहीं माना तो वह जो निर्णय हो जाएगा वो विफल हो जाएगा। और जो मतलब निर्णय इंडिया के पक्ष में आ रहा था वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, विफल हो जाएगा। तो भाई साहब देखिए चाइना का रखेल कौन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाचा कौन है, इमरान खान है, हमारे चाचा कौन है भाई साहब, इमरान खान है, इमरान खान भाई साहब। इस समय देखिए भाई साहब यहाँ पर एक शादी करना मुश्किल हो जा रहा है। इमरान खान साहब भाई साहब, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब 3 शादियाँ करके बैठे हैं, जानते हैं ना भाई साहब, 3 शादियाँ करके बैठे हैं। बुढ़ौती में भाई साहब जज्बा इनका देखिए, बुढ़ौती में जज्बा एकदम खतरनाक है इनका भाई साहब, क्या बताएं। लेकिन देखिए भाई साहब और चीज़ें हैं क्या, कि जो चाइना है ना, चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले चुके हैं, कर्जा ले चुके हैं, इतना कर्जा ना ये अपनी तीनों बीवियों को बेच देंगे या अपना पूरा पाकिस्तान बेच देंगे ना, तब पर भी ये चाइना का कर्जा नहीं चुका सकते हैं, तब पर भी चाइना का कर्जा नहीं चुका सकते हैं, इतना ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं। तो क्या बताएं यार, चाचा कुछ समझ के कर्जा वर्जा लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा आपको, समझ लीजिए। तो जो अब बता दिए पीओके का जो मुद्दा था वह कहाँ गया है, यूएनओ में। और जो पक्ष यदि इंडिया के पक्ष में आना चाहता है तो ये चाइना क्या करेगा, उसको विफल कर देगा, क्या चाइना। तो चाइना भी भाई साहब
रही है ना वो अच्छे तभी सही रही ससुर गए अभी ना समझते हैं ना। तो वीटो पावर का प्रयोग समझ सकते हैं। वीटो का क्या है आपका, वीटो एक निषेधात्मक शक्ति है। क्या वीटो एक निषेधात्मक शक्ति है। यदि किसी पर मतलब पांचों में से यदि एक ने मना किया, समझ लीजिए उसने वीटो का प्रयोग किया है और वीटो का प्रयोग करते ही वो जो निर्णय रहेगा वो विफल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए। अब जैसे मान लीजिए यूएनओ में कोई भी निर्णय हुआ, क्या कोई भी निर्णय हुआ और उस निर्णय का इन पांचों अस्थायी सदस्यों में से चाहे एक चाहे पांचों के पांचों चाहे उसका समर्थन नहीं करते हो, क्या चाहे उसका समर्थन नहीं करते हो या निर्णय को रोकना भी नहीं चाहते हो, तो वह क्या हो सकते हैं, जो आपका निर्णय होगा उसमें जो वोटिंग होगी उसमें से आप वो अब्सेंट रह सकते हैं, अनुपस्थित रह सकते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, यदि कोई भी निर्णय हुआ यूएनओ के द्वारा और उसमें से चाहे पांचों हैं, पांचों में से चाहे एक या पांचों चाहे वह उस निर्णय का समर्थन भी नहीं करते हैं, चाहे उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, वो मतदान से बाहर रह सकते हैं। जो भी मतदान होगा उसमें से बाहर रहे, अब्सेंट रहे। तो क्या रहेंगे, यदि अब्सेंट रहेंगे तो उनका जो वोटिंग होगी वह नहीं गिनी जाएगी। तो देखिए यदि वह मतलब भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उस निर्णय में, तो वह यदि पार्टिसिपेट करेंगे उनको मतलब सही मतलब वोटिंग देनी पड़ेगी। और यदि नहीं नकार देंगे तो भाई से वीटो लग जाएगा, तो वह जो निर्णय है वह असफल हो जाएगा। तो लेकिन वह कह सकते हैं कि वह क्या रह सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, अनुपस्थित रह सकते हैं। तो जो वह निर्णय होगा वह सफल होगा, आपका क्या सफल होगा। तो वह चीज़ें आप समझ गए कि नहीं हमने क्या कहा है। यदि कोई निर्णय होता है उसमें यदि ये पांचों में से चाहे एक आपके उसमें समर्थन नहीं करते हैं या समर्थन नहीं करते हैं या उस निर्णय को रोकना नहीं चाहते हैं, तो उसके जो मतदान है उसमें से बाहर रह सकते हैं। तो हमने ये आपको बताया। तो यदि कोई निर्णय होता है तो उसके समर्थन भी नहीं करते हैं या समर्थन नहीं करते हैं या रोकना नहीं चाहते हैं, तो उस मतदान की प्रक्रिया में वह अनुपस्थित रह सकते हैं। क्या मतदान की प्रक्रिया में अनुपस्थित रह सकते हैं, क्या अनुपस्थित रह सकते हैं, क्या अनुपस्थित रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं। यदि उसमें अगर मतलब उपस्थित हो जाएंगे तो या तो उनको हामी भरनी पड़ेगी या तो नकारेंगे तो भाई वीटो लग जाएगा, वह असफल हो जाएगा निर्णय आपका। अब देखिए वीटो पावर अभी तक कितनी बार यूज़ किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वीटो किसने प्रयोग किया है, सबसे ज़्यादा वीटो किसने प्रयोग किया है, तो आपको बताना है क्या सबसे ज़्यादा वीटो जो पावर है वह कौन प्रयोग की है सबसे ज़्यादा, क्या सबसे अधिक बार, क्या सबसे अधिक बार वीटो कौन प्रयोग किया है आपका, तो सोवियत संघ ने किया है। क्या सोवियत संघ ने किया है। तो बातों को नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक बार जो वीटो प्रयोग किया है वह कौन किया है, तो सोवियत संघ ने किया है, सोवियत संघ ने। अब देखिए बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कि जो वीटो पावर है आपका, क्या जो वीटो पावर है वह अमेरिका ने कब प्रयोग किया था, क्या अमेरिका ने कब प्रयोग किया था। तो अमेरिका ने कब प्रयोग किया, मार्च 1971 में, क्या में आपका अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया था। क्या मार्च 1971 में। और किस पर, तो रोडेशिया के प्रश्न पर, क्या रोडेशिया के कोई विवाद था रोडेशिया के प्रश्न पर, क्या रोडेशिया के प्रश्न पर इसने क्या किया था आपका, देखिए दिख नहीं रहा होगा, तो रोडेशिया के प्रश्न पर मार्च 1971 में अमेरिका ने क्या किया था, वीटो का प्रयोग किया था। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। सबसे अधिक बार वीटो कौन प्रयोग किया, सोवियत संघ ने प्रयोग किया है। यह क्या है, एक निषेधात्मक शक्ति है। और अमेरिका ने कब प्रयोग किया था, तो मार्च 1971 में। और किसके प्रश्न पर, रोडेशिया के प्रश्न पर। अब भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना ने वीटो का प्रयोग न किया हो, क्या ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना ने वीटो का प्रयोग न किया हो। तो चाइना ने भी वीटो का प्रयोग किया है। और कब किया है, अगस्त 1972 में। कब, अगस्त 1972 में भाई साहब। तो चाइना ने भी वीटो का प्रयोग किया है। कब, चाइना ने भी वीटो का प्रयोग किया। और कब किया है, तो अगस्त 1972 में किया है। कब, अगस्त 1972 में। और किसके प्रश्न पर किया है, तो जो बांग्लादेश है आपका ना, वह विश्व संस्था में, क्या विश्व संस्था में शामिल हो रहा था, उस पर किया था। तो चाइना ने कब प्रयोग किया था, अगस्त 1972 में। किस पर, तो बांग्लादेश संबंध पर, विश्व संस्था के प्रवेश के संबंध में। तो जो आपका चाइना है, चाइना ने वीटो का प्रयोग किया था अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश पर आपका इसने मतलब वीटो पावर यूज किया था। तो ये क्या होगा, मतलब नकार दिया जाएगा, विफल हो गया था। और जब रोडेशिया के प्रश्न पर अमेरिका ने मतलब नकार दिया, वीटो पावर लगा दिया, तो जो भी यह भी निर्णय हुआ था वो भी विफल हो गया आपका। तो देखिए वीटो पावर क्या है आपका, निषेधात्मक शक्ति है। हमने आपको बता दिया जो पीओके है आपका। और भारत का क्यों नहीं हो पा रहा है, ये चाइना ससुरा इसी का कारण है। अमेरिका भी मान जाएगा, रसिया भी अच्छा खासा देश है आपका भारत का, ब्राजील भी अच्छा खासा देश है और मतलब दोस्त है आपका, फ्रांस भी दोस्त है। लेकिन चाइना ससुर एकदम छटा हुआ लंगटा है। क्या छटा हुआ लंगटा है। तो अभी तक हम क्या बात किए भाई साहब, इतना टाइम में अभी तक सुरक्षा परिषद के बारे में हमने आपको बताया, पूरा अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। हमें आशा है कि सुरक्षा परिषद आपको आसानी से याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या आप छोटे छोटे भाग हैं, इनको आसानी से हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए। हम आगे यूएनओ का जो तीसरा अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बारे में सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो है आपका, उसके बारे में आप बात करते हैं। हम आपको महासभा और सुरक्षा परिषद बता चुके हैं, यूएनओ के बारे में बता चुके हैं। तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक में, इनको हम रफा दफा करते हैं 2-4 मिनट में। देखिए अब बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पहली बात तो यह एक अस्थायी संस्था है। क्या यह एक अस्थायी संस्था है, पहली बात तो यह पहला नोट कीजिए इसमें पॉइंट, क्या कि एक ये नहीं है। अब देखिए बात आती है जैसे आपके महासभा में आपके सदस्य थे और आपके
सुरक्षा परिषद में सदस्य थे, उसी प्रकार जो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसमें भी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं आपके? तो वर्तमान समय में 54 सदस्य हैं। क्या 54 सदस्य हैं वर्तमान में? क्या 54 सदस्य हैं वर्तमान में। अब देखिए बात आती है प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य हैं। जब शुरुआती में आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बनाया गया आपका, तो उसमें आपके कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। कितने प्रारंभ में कितने सदस्य थे इसमें? तो प्रारंभ में आपके कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। अब देखिए 1966 का क्या संशोधन हुआ? क्या 1966 में एक संशोधन हुआ? क्या संशोधन हुआ? तो 1966 में संशोधन होने के बाद इसमें कितने सदस्य आ गए आपके? 27 सदस्य आ गए। कितने? 27 सदस्य आपके आ गए इसमें। तो देखिए प्रारंभ में 18 सदस्य थे, फिर उसके बाद 1966 में आपका संशोधन हुआ इसमें, और उसमें कितने सदस्य आ गए? 27 सदस्य आ गए। फिर उसके बाद एक और संशोधन हुआ, कितना कब? तो 24 सितंबर 1973 को फिर से संशोधन हुआ। क्या 10 साल बाद? क्या 10 का मतलब लगभग से 4 6, तो 7 साल बाद फिर संशोधन हुआ इसमें। क्या संशोधन हुआ आपका? तो संशोधन होने के बाद इसमें कितने सदस्य आ गए? आपके 54 सदस्य आ गए, और जो वर्तमान में अभी तक बने हुए हैं आपके। तो देखिए वर्तमान समय में कितने हैं आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य? 54 सदस्य हैं। आपसे पूछे वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं आपके, और कितने हैं? तो 54 हैं। और आपसे पूछे कि प्रारंभ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य थे, तो 18 सदस्य थे। फिर उसके बाद 1966 का एक संशोधन हुआ, उसके अनुसार 27 सदस्य हुए। फिर उसके बाद 24 सितंबर 1973 को संशोधन हुआ, तो वह कितने सदस्य हो गए? उसमें 54 सदस्य हो गए आपके। अब देखिए जो इसमें सदस्य हैं, जो भी इसमें जो भी मतलब मान लीजिए जो सदस्य हैं आपके, जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है, क्या जो इनका कार्यकाल है वह कितने वर्ष के लिए है? तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष के लिए। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए है। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। तो 3 वर्षों के लिए इनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है। अब जो भी देखिए इनके सदस्य हैं, जो भी इनके सदस्य हैं, जो उनका मतलब उनके सदस्य हैं वह पदमुक्त होते रहते हैं। 1/3 जो भी जितने भी सदस्य हैं इनके 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य में से 1/3 क्या 1/3 जो सदस्य हैं आपके ये पदमुक्त होते हैं प्रत्येक वर्ष। क्या 1/3 जो सदस्य हैं वह प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। क्या पद से मुक्त किए जाते हैं। क्या पद से मुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ तक आप बातें समझेंगे नहीं। जो 54 सदस्य हैं उसमें से 1/3 1/3 आपके जो सदस्य हैं वो प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष पद मुक्त किए जाते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से। तो 1/3 निकलेंगे कितना आएगा आपका? तो 54 गुणे 1/3 कर दीजिए, तो यह हो गया 54/3, तो हो जाएगा 1 और 18। तो मतलब 18 आपके जो सदस्य हैं वह पद मुक्त किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। क्या प्रत्येक वर्ष आपके पद मुक्त किए जाते हैं। अब देखिए 18 सदस्य मान लीजिए। अब जो भी मतलब अवकाश लिए हैं, जो भी मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से पहले मतलब पदमुक्त हो चुके हैं, जो अवकाश लिए हैं उनका चुनाव हो सकता है, उनका चुनायित किया जा सकता है। तो जो भी अवकाश लिए सदस्य हैं, क्या अवकाश लिए सदस्य हैं, क्या अवकाश लिए सदस्य हैं उनका चुनाव फिर से हो सकता है। क्या चुने जा सकते हैं फिर से। क्या चुने जा सकते हैं फिर से आपके। तो इसमें यह आपका सिस्टम है। तो देखिए आप यहाँ तक समझ गए कि नहीं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कैसा संस्था है? तो एक अस्थायी संस्था है। इसमें 54 वर्तमान समय में सदस्य हैं, और प्रारंभ में 18 सदस्य थे। 1966 में संशोधन के बाद 27 सदस्य हुए। फिर उसके बाद 24 सितंबर 1973 को एक संशोधन और हुआ, उसमें 54 सदस्य हो गए। और जो ये सदस्य हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के, उसके जो संसद का कार्यकाल होता है वह 3 साल का लिए होता है। और जो 3 साल के लिए कार्यकाल में आपके जो 54 सदस्य हैं इसमें से जो भी सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होता रहता है। और जो भी अवकाश लिया सदस्य है या कोई भी है, तो जो भी सदस्य है वह अब मतलब फिर से चुना जा सकता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। 54 सदस्यों में से एक हो सकता है आपका। तो यहाँ तक आप समझ गए। जैसे थोड़ा देखिए जो भी इसमें जो आपको मान लीजिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसमें जो भी मान लीजिए कोई निर्णय ले गया वह मतलब साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है इसमें। तो जो भी मतलब इसमें निर्णय हुआ, मान लीजिए कुछ भी किसी भी चीज़ पर निर्णय हुआ, मान लीजिए विश्व में किस प्रकार से आर्थिक रूप से किस देश का विकास कम हो रहा है, किस देश का मतलब सामाजिक रूप से विकास कम हो रहा है, तो जो भी यदि इसमें मतलब निर्णय लेना रहता है वह साधारण बहुमत पर ले लिया जाता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में मान लीजिए जो निर्णय हुआ, निर्णय आर्थिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। क्या निर्णय साधारण बहुमत से, निर्णय जो है वह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। क्या साधारण बहुमत से आपका पारित हो जाता है। क्या साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। तो साधारण बहुमत ही चाहिए, जिस प्रकार से हम आपको बताए थे, जैसे आपको मतलब यूएनओ का सदस्य बनना है तो 2/3 बहुमत चाहिए आपका। लेकिन इसमें 54 सदस्य हैं, 54 में से यदि 20 या 25 मान गए देश, मतलब जो सदस्य हैं 20 या 25 सदस्य मान गए, तो जो बहुमत है मतलब जो आपका निर्णय है वह सफल हो जाएगा। क्या सफल हो जाएगा। अब देखिए जो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है कब कब होती है, मतलब जो इसकी मतलब परिषद लगता है, इसकी परिषद की बैठक कब कब होती है। तो जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसकी बैठक जो होती है प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक वर्ष अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। क्या न्यूयॉर्क में होती है। और उसके बाद जुलाई
जुलाई में जेनेवा में होती है। कहाँ पर? जेनेवा में इसकी बैठक होती है। तो देखिए जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसकी जो बैठक होती है, क्या बैठक होती है, मतलब सभा बैठती है इसकी, तो प्रत्येक वर्ष कब बैठती है? अप्रैल के महीने में न्यूयॉर्क में होती है। क्या? न्यूयॉर्क में। उसके बाद जुलाई के जेनेवा में होती है। तो हर साल कितनी बार होती है? 2 बार होती है। कहाँ पर? अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई के जेनेवा में होती है। तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अब जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसकी बैठक हर साल कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। पहली बैठक कब होती है? तो अप्रैल के न्यूयॉर्क में होती है, अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई महीने में जेनेवा में होती है। अब देखिए जो आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जो ये अपना काम करती है ना, जो इसके कार्य होते हैं वह किस प्रकार से करती है? तो यह मतलब संस्था बना देगी, कोई संस्था बना देगी, या कोई आयोग मतलब गठित कर देगा, या कोई समिति बना देगी। तो इस प्रकार जो आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इस प्रकार से कार्य करता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है? तो अपने कुछ आयोग बना देगा, मान लीजिए कुछ आयोग बना दिया, या कुछ समितियाँ गठन कर दी, क्या समितियाँ इन्होंने गठन कर दिया, या कुछ इन्होंने संस्था बना दी, तो उसके अनुसार अपना यह कार्य करते हैं। तो जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है वह किस प्रकार से कार्य करता है? तो आयोग एवं समितियाँ बनाकर या संस्था बनाकर। जैसे इन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे आप इन्होंने क्या क्या बनाया था? आर्थिक और रोजगार आयोग बनाया था। इस प्रकार से यह रोजगार आयोग बनाकर कार्य किए थे। जनसंख्या और यातायात आयोग, तो इस प्रकार के जो आयोग है या समितियाँ गठित कर दी इन्होंने, संस्था कोई बना दी, तो उस प्रकार जो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इस प्रकार से आपका काम करता है। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए। तो जो कार्य होता है या किस प्रकार से करता है? तो आपका आयोग बनाकर या समितियाँ बनाकर या संस्था बनाकर, जो भी अभी तक इन्होंने बनाया था, जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग इन्होंने बनाया था आपका मतलब हेल्प करने के लिए पूरे विश्व में। जनसंख्या और यातायात के आयोग बनाए थे इन्होंने, तो ये चीज़ें इन्होंने बनाया था, तो अपना कार्य इन्होंने बता दिया। तो देखिए हम अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को पूरा अच्छे से समझ गए जितना हमें जानना चाहिए था। जो भी प्रश्न बनते हैं इसी के अंदर से बनेंगे और इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं प्रन्यास परिषद के बारे में, के बारे में बात करते थे। यहाँ तक नोट कीजिए। करते हैं प्रन्यास परिषद यूएनओ का चौथा अंग आपका। तो देखिए प्र हटा दीजिए, न्यास का मतलब होता है अमानत होता है। क्या? अमानत। और देखिए इंग्लिश को देखिए ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास। और आपके विश्वास पर कोई चीज़ आपको दी जाएगी उसको संभाल कर रखना है, उसको संभाल कर उस पर कार्य करना है। तो देखिए प्रन्यास परिषद, तो हम न्यास परिषद का पहले एक अच्छा खासा उदाहरण आपको बताते हैं। क्या? न्यास परिषद का सबसे अच्छा खासा उदाहरण आपको बताते हैं। तो देखिए, तो जो आपका मान लीजिए आप जो है आपके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा है और आपके पास भी पैसा है। तो और आपके घर के जस्ट बगल में बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है। क्या? बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है जो अपने घर का संचालन नहीं कर सकता है, जो अपने घर को सही से नहीं चला सकता है। तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है। क्या? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी को उस लायक एलिजिबल बनाएं, उसके एलिजिबल बनाएं कि वो अपने घर का मतलब संचालन कर सके। न तो आप कुछ पैसे देकर आप उसको मतलब सहयोग कर सकते हैं, या उसको कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ ये कीजिए, आप इससे मतलब समर्थ हो जाएंगे तो अपने घर का संचालन कर सकते हैं। तो क्या करना है? तो देखिए आपने उसकी सहायता की, आपने अमानत के रूप में उसको संभाल कर रखा, मतलब संभाल कर बताया, आपने सब कुछ उसको बताया। तो वह क्या हुआ? वह व्यक्ति अच्छे से काम करने लगा, या आपने उसको पैसे दिए, फिर उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वह अपने घर का संचालन अच्छे से करने लगा, उसका जो बागडोर थी वह चलाने लगा। तो आपकी कर्तव्य बनता है। तो उसी प्रकार जो प्रन्यास परिषद है वह यही कार्य करता है। क्या? वही कार्य करता है। जैसे मान लीजिए विश्व में जो भी पिछड़े देश हैं, क्या जो भी पिछड़े देश है, तो उनको मतलब मान लीजिए वह पिछड़े देश है, वो अपने देश का संचालन नहीं कर सकते, अपने देश की जो भी व्यवस्था है उसका संचालन नहीं कर सकते हैं अच्छे से। अभी तक उतना वो मतलब मजबूत नहीं है कि वह अपने देश का संचालन कर सके, अपने देश को अच्छे से मतलब चला सके। तो ऐसे देशों को मतलब ये अपने अंडर में लेता है। क्या? प्रन्यास परिषद अपने अंडर में लेता है और कहता है जो भी अमीर देश है, क्या जो भी अमीर देश है, जैसे मान लीजिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो इनको कहता है कि आप इस देश को मतलब चलाइए। क्या? इस देश का मतलब आप कि मतलब ध्यान रखिए कि इस पर जो भी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से इनका पहले ध्यान रखिए। और जब ये देश के जो भी लोग हैं एलिजिबल हो जाएं, क्या एलिजिबल हो जाएं कि इस देश को हम संभाल सकते हैं, अपने इस देश को संभाल सकते हैं, तब आप उनको छोड़िए। तो देखिए प्रन्यास परिषद का एक ही कार्य है, जो भी विश्व में पिछड़े देश हैं आपके, क्या पिछड़े देश हैं, जैसे वो अपने देश का राजनीतिक और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संचालन नहीं कर सकते हैं, तो जो प्रन्यास परिषद है वह कहता है कि जो अमीर देश है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, इनको कहता है आपका कि आप इन देशों का जो भार है, आपका जो भी भार है, जो भी है, तो लीडरशिप यह आप चलाते रहिए। क्या? आप चलाते रहिए, लेकिन जब यह इस देश के जो लोग हैं आपके वह मतलब एलिजिबल हो जाएं, इस देश को चलाने के लायक हो जाएं, तब आप इनका भार छोड़ दीजिए। और यह आप मत सोचिए कि आप यह मतलब कमजोर है तो आप इनका विदोहन करने लगे, इनसे लूटने लगे, इनसे काम कराने लगे, रोजगार लेने लगे और आप उनको पैसा भी ना दे, तो ये चीज़ें आप मत कीजिए, उनका विदोहन मत कीजिए। तो यह चीज़ें आपका प्रन्यास परिषद आपका करता है कार्य। तो प्रन्यास परिषद का साधारण आप कार्य समझ चुके हैं कि कहता है कि आप उनका लीडरशिप चलाते रहिए, जब उनके एलिजिबल हो जाएंगे तो आप खुद चलाने लगेंगे, तो आप वहाँ से हट जाइए। तो यही इसका कार्य है आपका प्रन्यास परिषद का। तो न्यास का मतलब क्या है? तो जो जमीन दी गई, जो उनको मतलब दिया गया, अमानत के रूप में दिया गया, क्या अमानत के रूप में दिया गया कि आप इसका संचालन करते रहिए, जब ये एलिजिबल खुद हो जाएंगे तो अपना खुद चला
चलाएंगे, क्या खुद चलाएंगे, जितना हमने बताया आपको समझ में आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं जो प्रन्यास परिषद है किन राष्ट्रों को न्यास क्षेत्र दिया था, क्या किन देशों को न्यास क्षेत्र आपका दिया था, सौंपा था। तो देखिए किन किन देशों को दिया था कि आप इस देश का बागडोर संभालिए जो अभी एलिजिबल नहीं है, जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आप छोड़ दीजिएगा। तो किन किन देशों को प्रन्यास परिषद ने दिया था, किन किन राष्ट्रों को, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को दिया था, किसको, ऑस्ट्रेलिया को दिया था, न्यूजीलैंड को दिया था, अमेरिका को दिया था और ब्रिटेन को दिया था। कौन कौन को, ब्रिटेन को। और जो अमेरिका का दिया था तो अमेरिका के मतलब कब दिया था अमेरिका को, तो देखिए नवंबर 1994 है ये, क्या नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप जो था, प्रशांत द्वीप पलाऊ, उसका नाम क्या था, पलाऊ। तो पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद जो है परिषद का लगभग से कार्य समाप्त हो गया। तो देखिए जो अमेरिका के अंडर में कौन सा आपका द्वीप था आपका, तो पलाऊ द्वीप था। कौन था, पलाऊ द्वीप था। तो यह स्वतंत्र हो गया जब ये अपना एलिजिबल हो गया, जब अपने आप खड़ा हो गया, जब अपना शासन काल मतलब शासन चलाने लगा अपने आप से पलाऊ, तो जो अमेरिका था उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद यह क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो प्रन्यास परिषद का लगभग से समाप्त हो गया कार्य। तो देखिए 1994 से ही आपका जो प्रन्यास परिषद है लगभग से ठप्प पड़ा है, बंद पड़ा है। अब ऐसे कोई देश नहीं है जिनको न्यास चाहिए, क्या, जिनको मतलब अमानत के रूप में कोई रखा जाए। अगर भाई अमानत के रूप में आज आप यदि दे देंगे ना तो उसको लूट लेंगे, जो भी देश है आपके, क्या लूट लेंगे भाई साहब, कोई नहीं छोड़ेगा, तो भाई लूट लेंगे, जान लीजिए। तो आपका जो 1994 से जो प्रन्यास परिषद का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है लगभग से। अब देखिए बात कर लेते हैं इसमें कितने सदस्य हैं आपके, तो 12 सदस्य हैं। कितने, 12 सदस्य हैं। 4 प्रबंधक कर्ता देश हैं आपके, क्या 4 प्रबंधक कर्ता देश है, 3 सुरक्षा परिषद है। और कौन सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, कौन है, तो अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन होने चाहिए, अस्थायी सदस्य होने चाहिए आपके। और 5 निर्वाचित सदस्य हैं, क्या 5 निर्वाचन के द्वारा आएंगे आपके इसमें सदस्य। तो प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य हैं आपके, तो 12, 4 प्रबंधक कर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के देश है और वो भी अस्थायी सदस्य होने चाहिए वो, और 5 आपके निर्वाचित सदस्य आएंगे इसमें आपके। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, प्रन्यास परिषद हमने पूरा डिस्कस कर दिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी न्यास क्षेत्र किन के अंडर में था, तो ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड, अमेरिका और आपके ब्रिटेन। और अमेरिका के अंडर में कौन सा था, तो 1994 पलाऊ द्वीप जो था वह स्वतंत्र हो गया, वो अपना शासन चलाने लगा और उसके बाद अमेरिका ने छोड़ दिया। और 1994 से ही जो अब प्रन्यास परिषद है उसका कार्य लगभग से समाप्त हो गया है। अब ये ठप्पा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है आपका। तो यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बात करते हैं सचिवालय के बारे में। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्या हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यूएनओ का पहला लेक्चर हुआ, क्या यूएनओ का फर्स्ट लेक्चर हुआ, फिर यूएनओ का सेकंड लेक्चर हुआ, यूएनओ का या सेकंड लेक्चर हुआ। अब यूएनओ का थर्ड जो लेक्चर आएगा उसमें हम 2 अंगों के बारे में और बात करेंगे। क्या यूएनओ के जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम जो आपके सचिवालय बच गया और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच गया, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यह भी वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 40 से 45 मिनट का हो जाएगा। कुछ हमारे पास से नेटवर्किंग इशू होने के कारण हम इसको वीडियो को ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं बड़ा, तो इसके कारण कुछ इशू है, तो माफ़ कीजिएगा हमें उसके लिए। हम एक ही वीडियो में पढ़ाना चाहते थे, कम से कम जितना भी होता पूरा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इशू के कारण हम पूरा बच रहे हैं। थोड़ा क्या बताएं यार, खुद में दुख हो रहा है कि हम पढ़ाना चाहते हैं एक ही में, लेकिन अब जाने दो यार, क्या करता है, छोड़ो। तो देखिए यूएनओ का जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें जो भी बचे हुए हैं आपके, जैसे सचिवालय बच गया, क्या सचिवालय बच गया है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो उसको हम आपको डिस्कस कर देंगे, उसमें खत्म हो जाएगा आपका यूएनओ पूरा। तो यूएनओ हमने पूरा डेप्थ में बताया ना, कि हमने ऊपरी नॉलेज आपको दिया है यूएनओ के बारे में, पूरा अच्छे से हमने नीचे से निचोड़ कर एकदम अच्छे से जानकारी आपको दी है। तो इसीलिए तो थोड़ा समय लगेगा। अब यूएनओ को, यदि यूएनओ को आप साफ सुथरा ऊपर से समझते हैं तो आप बता देगा यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें ऐसे ऐसे देश है, इसमें वीटो पावर क्या है, इतने अस्थायी सदस्य हैं, इतने अस्थायी सदस्य हैं, तो ये चीज़ें आपको बताता है। लेकिन हमने पूरा डेप्थ में बताया, जो भी इसके अंग होते हैं उनके बारे में हमने अंदर से घुस के बताया आपको, तो इसमें समय लगा। तो क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ना कि हम पूरा ऊपर से जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बातें हैं। तो तीसरा लेक्चर आएगा, यहाँ तक आप नोट कीजिए। हमें आशा है जितना भी हमने अभी तक आपको बताया पूरा यूएनओ के बारे में आपको समझ में आएगा। तो यदि आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं वीडियो, या कल देख रहे हैं, या परसों देख रहे हैं, चाहे 2 साल बाद देख रहे हैं, चाहे 3 साल बाद देख रहे हैं, चाहे 5 साल बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तो इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है, तो भाई साहब मेन इंपॉर्टेंट सब है, और शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए यदि कोई प्रश्न है और इससे संबंधित तो आप बताइए, और प्रश्नों को लगाते रहिए। यदि नहीं आता है तो कमेंट में दीजिए, उसका जवाब तुरंत कमेंट पे देंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं हिस्ट्री के, और आपके हिंदी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत से टॉपिक कवर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आकर जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।